हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलामो अलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? आज है 30 सितंबर 2024, दिन सोमवार, बांग्ला 13 असिन, और आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज़ झारखंड न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं, तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। झारखंड स्किल कॉन्क्लेव, सीएम आज धनबाद को देंगे 178 करोड़ की सौगात। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को यानी आज धनबाद आएंगे। वह बलियापुर हवाई पट्टी पर आयोजित झारखंड स्किल कॉन्क्लेव 2024 में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। इस दौरान सीएम धनबाद जिले को 178 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात देंगे। वह 129 करोड़ 30 लाख 29,1353 रुपए की 133 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। साथ ही 48 करोड़ 81 लाख 90,836 रुपए की 84 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री धनबाद नगर निगम की 44 करोड़ रुपए से अधिक की 83, ग्रामीण कार्य विभाग की 52 करोड़ 73 लाख की 20, पेयजल एवं स्वच्छता यांत्रिक प्रमंडल की 3 करोड़ 85 लाख की 10, झारखंड शिक्षा परियोजना की 9 करोड़ 93 लाख की 8, कल्याण विभाग की 1 करोड़ 29 लाख की 7, भवन प्रमंडल की 91 लाख की 3, पथ निर्माण विभाग की 5 करोड़ 50 लाख की 1, वह JSBCCLPIU की 11 करोड़ की 1 योजना का शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री धनबाद नगर निगम की 46 करोड़ 27 लाख की 76, भवन प्रमंडल की 2 करोड़ 9 लाख की 7 तथा पेयजल एवं स्वच्छता यांत्रिक प्रमंडल की 44 लाख 93 हजार की एक योजना का उद्घाटन करेंगे। वह लाभुकों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण भी करेंगे। राज्य कर्मियों के 62 वर्ष सेवा पर हेमंत सोरेन ने अपनी मुहर लगा दी। झारखंड राज्य कर्मियों के 62 वर्ष की उम्र सीमा करने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी मुहर लगा दी है। अगली कैबिनेट में इसका अनुमोदन कराने की तैयारी की जा रही है। लंबे समय से राज्य के सरकारी कर्मचारी इसकी मांग झारखंड सरकार से कर रहे हैं। सचिवालय के विभिन्न संगठनों के अलावा झारखंड के अन्य कर्मचारी संघ के द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उम्र सीमा बढ़ाने की अनुरोध किया जा रहा। राज्य सरकार के निर्देश पर कार्मिक विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार किया है और राज्य कर्मियों की उम्र सीमा को 60 साल से 2 साल बढ़ाकर 62 वर्ष करने का प्रस्ताव बनाया है। सूत्रों के अनुसार इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंजूरी मिल गई है। यह प्रयास हो रहा है कि विधानसभा चुनाव के चलते आचार संहिता लगने के पहले इसका संकल्प भी जारी कर दिया जाए। उपायुक्त ने वज्रपात से मृत व्यक्ति के आश्रित को मुआवजा राशि भुगतान की दी स्वीकृति। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की ओर से प्राकृतिक आपदा वज्रपात से मृत व्यक्तियों के आश्रित को क्षतिपूर्ति मुआवजा राशि भुगतान की स्वीकृति दी है। प्राकृतिक आपदा वज्रपात से बुंडू, चान्हो, तमाड़ एवं बेड़ो अंचल के एक एक मृत व्यक्ति के आश्रित को क्षतिपूर्ति मुआवजा अनुदान के लिए कुल 16 लाख की राशि की स्वीकृति दी गई है। प्रत्येक आश्रित को 4 लाख रुपये क्षतिपूर्ति मुआवजा राशि का भुगतान किया जाएगा। आश्रितों में बुंडू निवासी गोकुल मुंडा, चान्हो निवासी बुधैन देवी, तमाड़ निवासी सोमवारी देवी, बेड़ो निवासी गंगा देवी शामिल है। जिला नजारत उप समाहर्ता रांची को संबंधित अंचल अधिकारी के बैंक खाते में RTGS के माध्यम से राशि उपलब्ध कराने का निर्देश उपायुक्त द्वारा दिया गया है। साथ ही संबंधित अंचल अधिकारियों को स्वीकृत प्रस्ताव राशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र राशि प्राप्त होने के 1 सप्ताह के अंदर भेजना सुनिश्चित करने को कहा। राशन वितरण में अनियमितता की शिकायत पर सोनाबाद पहुंची DC। जानें फिर क्या हुआ। बोकारो चास प्रखंड के सोनाबाद पंचायत के वार्ड संख्या 12 में जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा अनाज वितरण में अनियमितताओं की शिकायत मिली थी। इसके बाद उपायुक्त विजया जाधव खुद गांव पहुंची और उन्होंने कार्डधारियों व ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इतना ही नहीं, गड़बड़ी करने वाले डीलर के खिलाफ FIR दर्ज करते हुए निलंबित करने का आदेश दिया।
इससे पहले उपायुक्त के साथ अधिकारियों की टीम ने जन वितरण प्रणाली दुकान लाइसेंस संख्या 1894 का निरीक्षण किया। इस दौरान भंडारण पंजी और वितरण पंजी प्रस्तुत नहीं किया गया। इतना ही नहीं, दुकान में सितंबर माह का अनाज अनुपलब्ध था। जांच में पता चला कि दुकानदार ने सितंबर में केवल 4 तारीख को अनाज उपलब्ध कराया, लेकिन वितरण नहीं किया गया। इसके अलावा कार्डधारियों ने नियमित दुकान न खुलना, अनाज का सही वितरण न होना और ई पास पर्चियों का अभाव की शिकायत की। उपायुक्त ने प्रखंड विकास पदाधिकारी और विपणन पदाधिकारी की निगरानी में सभी कार्डधारियों के बीच राशन का वितरण कराया। उन्होंने संबंधित दुकानदार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने, उसे निलंबित करने और कार्डधारियों को नजदीकी दुकानदार से टैग करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को चेतावनी दी कि अनियमितताओं के मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। मौके पर एसडीपीओ चास प्रवीण कुमार, अपर समाहर्ता मोहम्मद मुमताज अंसारी और जिला आपूर्ति पदाधिकारी शालिनी खलखो समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। रेल टिकटों की कालाबाजारी कर रहा था इंटरनेट कैफे संचालक, आरपीएफ ने किया गिरफ्तार। आरपीएफ ने रेल टिकटों की कालाबाजारी कर रहे दुकानदार को गिरफ्तार किया है। वहीं उसके पास से ई टिकट भी बरामद किया गया है। दुर्गा पूजा के मद्देनजर रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने टिकट कालाबाजारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 28 सितंबर को आरपीएफ इंस्पेक्टर अजय कुमार के नेतृत्व में बानो और गोविंदपुर के जवानों ने खूंटी के एक ऑनलाइन हब इंटरनेट कैफे में छापा मारा, जहां से मोजसीमुद्दीन को पकड़ा गया। उसके पास से 16 रेलवे ई टिकट बरामद हुए, जिनका कुल मूल्य 25,300 था। ये टिकट उसकी व्यक्तिगत आईडी से बुक किए गए थे और वह इन्हें ग्राहकों को बेचने की तैयारी में था। उपनिरीक्षक हेमंत ने मौके पर सभी टिकटों को जब्त किया। वहीं जसीमुद्दीन ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। आरोपी को 29 सितंबर को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। मोबाइल छिनतई गिरोह के 3 अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे, सीसीटीवी से हुई पहचान। रांची चुटिया थाना क्षेत्र में मोबाइल छिनतई करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके पास से पुलिस को 18 मोबाइल और 1 बुलेट बाइक मिली है। सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने बताया कि विक्रम कुमार ने लिखित शिकायत की थी, जिसमें उन्होंने 12 सितंबर को सिटी सेंटर के पास 2 बाइक सवार अज्ञात अपराधियों द्वारा मोबाइल छीनने की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए छानबीन शुरू की। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक छापामारी दल का गठन किया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आरोपियों की पहचान की और पहले आरोपी अभय सिंह उर्फ बिड्डू को गिरफ्तार किया। उसके बाद राजा सिंह और अभिषेक पाठक उर्फ रावण पाठक को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस अब उन मोबाइल फोन को बरामद करने का प्रयास कर रही है, जिन्हें आरोपियों ने बेच दिया है। रांची लालपुर में सड़क पर मिला प्रतिबंधित मांस, लोगों में आक्रोश। लालपुर थाना क्षेत्र के थड़पखना स्थित एक धार्मिक स्थल के पास रविवार को प्रतिबंधित मांस मिलने का मामला आया है। इसके बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और सड़क को जाम कर दिया। इस मामले में बताया जा रहा है कि धार्मिक स्थल के पास एक बोरा में बंद कर असामाजिक तत्वों द्वारा प्रतिबंधित मांस को फेंक दिया गया। जैसे जैसे लोगों को इसकी जानकारी हुई, लोग मौके पर जुटने लगे और देखते ही लोगों ने सड़क जाम कर दिया। साथ ही इस मामले में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर आक्रोशित लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास कर रही है, साथ ही मामले की जांच कर रही है। बाबूलाल, चंपाई अर्जुन व मधु 2 को करेंगे पंडाल का उद्घाटन। आदित्यपुर स्थित प्रवीण सेवा संस्थान के पंडाल उद्घाटन के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, अर्जुन मुंडा और मधु कोड़ा को संयुक्त रूप से आमंत्रण भेजा गया है। सभी 2 अक्टूबर को शाम 7 बजे प्रवीण सेवा संस्थान के दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन करने आदित्यपुर पहुंचेंगे। यह जानकारी संस्थान के मुख्य संरक्षक पूर्व विधायक अरविंद सिंह ने रविवार को प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने कहा कि वे सभी पूर्व मुख्यमंत्री को आमंत्रण भेजे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार पंडाल का थीम भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और सामाजिक समरसता पर आधारित है। पंडाल म्यांमार का बौद्ध टेम्पल की आकृति है। यह पंडाल
उस जगह की याद दिलाएगी जहां भगवान गौतम बुद्ध ने साधना की थी। वर्तमान में जो भारत एवं विश्व का राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य है, उसमें महात्मा बुद्ध की अमृत वाणी प्रासंगिक है। वे विश्व शांति और विश्व बंधुत्व की भावना को हमेशा आगे रखे, जो बौद्ध धर्म का मूल मंत्र था। हमने इसी भावना का ख्याल रखकर पंडाल का निर्माण कराया है। यही पंडाल निर्माण का उद्देश्य है। महालया के दिन पंडाल उद्घाटन करने के सवाल पर पूर्व विधायक ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु और भक्त दर्शन कर सकें, इसलिए महालया के दिन से ही पट खोले जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि उद्घाटन समारोह की सांस्कृतिक कार्यक्रम सभी धर्मों को दर्शाता सांस्कृतिक कार्यक्रम है। इसमें लोक कलाकार अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। नगर निगम के असहयोग रवैये की चर्चा करते हुए पूर्व विधायक ने कहा कि सफाई अभियान में अपेक्षाकृत नगर निगम से सहयोग नहीं मिल रहा है। मैदान में 1 माह पूर्व प्लांटेशन किया गया है ताकि पंडाल ग्रीनरीज के बीच आकर्षक लगे। पंडाल में सेफ्टी की पूरी व्यवस्था है। पार्किंग की व्यवस्था खरकई पुल के पास जेपी उद्यान और आवास बोर्ड के मैदान में किया गया है। इस बार रोड पर पार्किंग नहीं होगी। 10 सीसीटीवी की निगरानी में पूरा पंडाल रहेगा। बौद्ध धर्म की सारी चीजें पंडाल के कोने कोने में दर्शाई जाएंगी। 100 से अधिक वॉलंटियर्स मौजूद रहेंगे। जमशेदपुर वासियों को इस बार ऐतिहासिक चीज बौद्ध धर्म को जानने का अवसर मिलेगा। पंडाल का निर्माण खड़गपुर के मेचेदा के पार्वती डेकोरेटर्स के प्रोपराइटर्स अशोक डे के द्वारा, जबकि मूर्ति का निर्माण कुशोध्वज मूर्तिकार के द्वारा हो रहा है। लाइट वाले कोलकाता के बीजूदा हैं, जो 15 दिन पूर्व से लाइटिंग की व्यवस्था में लगे हैं। जंगली हाथियों का उत्पात जारी, नीमडीह के जामडीह में तोड़ी दीवार। ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में जंगली हाथियों का उत्पात बदस्तूर जारी है। शनिवार की देर रात जंगली हाथियों ने नीमडीह प्रखंड अंतर्गत जामडीह गांव में संजय दास के मकान के बाहर की दीवार और दुकान का शटर तोड़ दिया। हालांकि इस दौरान किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। इस क्षेत्र में पिछले कई दिनों से जंगली हाथी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। 3 दिन पहले कदला पहाड़ पर 14 हाथियों का झुंड देखा गया था। बताया जा रहा है कि उसी झुंड में से एक हाथी बिछड़कर जामडीह, जुगिलौंग, कुशपुतुल, सीधागोड़ा आदि क्षेत्र में घूम रहा है। जंगली हाथियों की समस्या का समाधान नहीं होने के कारण गरीब किसानों के बीच वन विभाग के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और सरकार के प्रति नाराजगी देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि दलमा वन्य जीव आश्रयणी के निकट रहने के बावजूद जंगली हाथियों का झुंड पलायन कर आबादी वाले क्षेत्र में डेरा डाल रहा है। ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में जंगली हाथियों की समस्या अब विकराल रूप ले लिया है। जंगली हाथियों के कारण क्षेत्र में सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। जंगली हाथियों के कारण स्थानीय लोगों का जीवन प्रभावित होने लगा है। हाथी जंगल को छोड़कर गांव में प्रवेश कर रहे हैं और जान माल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आए दिन जंगली हाथी खेतों में लगी फसलों को अपना आहार बनाकर और रौंदकर नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे किसानों में नाराजगी है। जंगली हाथी किसानों के साल भर की मेहनत को एक ही रात में बर्बाद कर रहे हैं। हाथियों के उत्पात के कारण लोग शाम ढलते ही अपने घरों में दुबक रहे हैं। शाम होते ही हाथियों का झुंड जंगल झाड़ियों से उतरकर गांव में प्रवेश कर जाता है। इस दौरान हाथी किसानों के घरों को निशाना बनाते हैं और अनाज को खा जाते हैं। डी फार्मा आयुर्वेद के 30 सीटों के लिए फॉर्म निकला। 30 अक्टूबर है लास्ट डेट। झारखंड राज्य आयुष चिकित्सा परिषद ने डी फार्मा आयुर्वेद में नामांकन के लिए आवेदन जारी कर दिया है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर रखी है। विद्यार्थियों का नामांकन राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसी महाविद्यालय साहिबगंज में होगा। इसके लिए 30 सीटें निर्धारित की गई हैं। नामांकन के इच्छुक विद्यार्थियों को योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्रों एवं अंक पत्रों की छाया प्रति संकलन करना अनिवार्य है। साथ ही जिस संस्था में अध्ययन किया हो उस संस्था के प्रधान द्वारा दिया गया चरित्र प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, मैट्रिक का प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र छाया प्रति भी संलग्न करना अनिवार्य है। साथ ही मैट्रिक के प्रमाण पत्र में किसी भी तरह का स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जारी आदेश के अनुसार
सिर्फ स्थानीय ही आवेदन कर सकते हैं। आदेश के अनुसार राज्य के स्थानीय निवासी उम्मीदवार ही आवेदन देने के पात्र होंगे। स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र धारित नहीं करने वाले अभ्यर्थी आवेदन समर्पित करने के पात्र नहीं होंगे। साक्षात्कार की अनुमति पूर्णतः औपबंधिक होगी। निर्धारित साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने अथवा आवेदन में भरे गए पात्रता संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने अथवा निर्धारित अवधि अंतर्गत प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने पर आरक्षण व अन्य लाभ अनुमान्य नहीं होगा। प्राप्तांक के आधार पर सामान्य मेधा सूची तैयार की जाएगी। गिरिडीह में महिलाओं को मिलने वाली सम्मान राशि से घबराई भाजपा 20 सूत्री अध्यक्ष। झामुमो की गांवा प्रखंड स्तरीय बैठक रविवार को नगवां पंचायत के उमवी छटनी महुआ में हुई। बैठक में 20 सूत्री अध्यक्ष अजय कुमार सिंह भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि महिलाओं को मिलने वाली मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि से भाजपा घबरा गई है, इसीलिए उसके नेता योजना के बारे में दुष्प्रचार कर रहे हैं। कोर्ट की शरण में जाकर इसे बंद करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से क्षेत्र की जन समस्याओं की जानकारी ली और उन्हें दूर कराने का मंत्र दिया। साथ ही सरकार की मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, अबुआ आवास समेत अन्य कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जरूरतमंदों तक पहुंचाने की अपील की। जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों को दिलाने का आह्वान भी किया। कहा कि समाज व गांव के विकास से ही देश का विकास होगा। इसी सोच के तहत हेमंत सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सर्वजन पेंशन समेत कई योजनाएं धरातल पर उतारी हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत अब 18 वर्ष की उम्र से ही युवतियों को प्रोत्साहन राशि मिलनी शुरू हो गई है। इससे पहले राज्य सरकार 21 से 50 साल तक की महिलाओं को पेंशन से जोड़ने का काम कर चुकी है। बैठक में दर्जनों लोगों ने झामुमो की सदस्यता ग्रहण की। मौके पर सोनू कुमार, अनिरुद्ध उपाध्याय, गिरधारी रविदास, अशोक दास, कारू दास, सुहगवा देवी, तेतरी देवी, शिवनारायण राउत, पवन दास, चंदन दास, सिकेंद्र दास, चंद्रशेखर दास, श्याम दास, प्रदीप दास आदि मौजूद थे। मैया सम्मान यात्रा में महिलाएं अब कमजोर नहीं, आर्थिक रूप से बन रही सबल। पश्चिम सिंहभूम जिले के मनोहरपुर स्थित मणिपुर मैदान से मैया सम्मान यात्रा के 7वें दिन कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस दौरान मंत्री बेबी देवी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दूरदर्शी सोच के कारण राज्य की महिलाएं आर्थिक रूप से सबल हो रही हैं। वहीं कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि अब महिलाएं कमजोर नहीं हैं। उन्होंने सांसद जोबा मांझी के संघर्ष का उदाहरण देते हुए महिलाओं से आगे बढ़ने की अपील की। मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि इस योजना से महिलाएं खुश हैं और शिक्षित होने से पूरे परिवार का विकास होता है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार गांव की महिलाओं को आर्थिक समर्थन देकर उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। सांसद जोबा मांझी ने झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की सराहना की और कहा कि यह योजना झारखंड की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। विधायक कल्पना सोरेन ने बताया कि योजना की 2 किस्तें महिलाओं के बैंक खातों में जा चुकी हैं और तीसरी किस्त जल्द ही दी जाएगी। उन्होंने महिलाओं से आग्रह किया कि वे खुद की पहचान बनाएं और अपने अधिकारों के लिए लड़ें। इस कार्यक्रम में शामिल सभी ने महिलाओं के आत्मसम्मान को आगे बढ़ाने के लिए मैया सम्मान यात्रा के महत्व पर जोर दिया। पंचायत में सुविधाओं की कमी, कुपोषण पर ध्यान दे सरकार। हजारीबाग में कांग्रेस नेता डॉक्टर आरसी मेहता ने कटकमदाग प्रखंड के अडरा, सलगा, बेंदी गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान आदिवासी और अनुसूचित जाति समुदाय की मूलभूत सुविधाओं की कमी पर चिंता जताई। उन्होंने सरकार से मांग की कि कुपोषण के संकट को हल करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि अगर उन्हें पुनः टिकट मिला तो वे हजारीबाग का सर्वांगीण विकास करेंगे। इस दौरान मैया सम्मान योजना के तहत 1000 रुपये की सहायता, आवास योजना और किसानों के लिए लोन माफी के लाभों की जानकारी दी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता एडवोकेट संजय दास ने अनुसूचित जनजातियों की स्थिति पर चिंता व्यक्त की और इंडिया गठबंधन को समर्थन देने की अपील की।
कोयला व छाई ढुलाई से हो रहे प्रदूषण के विरोध में ग्रामीण आज से करेंगे चक्का जाम। बोकारो जैना मोड़ मुख्य मार्ग पर ओवरलोड हाईवा वाहनों से कोयला और छाई की ढुलाई के खिलाफ पिछड़ी उत्तरी और दक्षिणी पंचायत के ग्रामीणों ने 30 सितंबर से अनिश्चितकालीन चक्का जाम आंदोलन का ऐलान किया है। ग्रामीणों ने बोकारो उपायुक्त को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने प्रदूषण की गंभीरता और सड़क की खराब हालत के बारे में जानकारी दी है। ग्रामीणों का कहना है कि रोजाना हजारों ओवरलोड हाईवा के परिचालन से प्रदूषण फैल रहा है, जिससे बाइक सवार दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। छोटे बच्चे जब इस मार्ग से गुजरते हैं तो उनकी आंखों में छाई के कण पड़ जाते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि ओवरलोड वाहनों के कारण फुसरो जैना मोड़ मार्ग की सड़कें जर्जर हो चुकी हैं। बड़े बड़े गड्ढों की वजह से रात में यात्रा करने वालों को गंभीर खतरा है। उन्होंने बताया कि सीसीएल और डीवीसी द्वारा कोयला और छाई की ढुलाई की जाती है, लेकिन इन कंपनियों द्वारा सड़क पर पानी का छिड़काव नहीं किया जा रहा है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जब तक इस प्रदूषण की रोकथाम के लिए ठोस निर्णय नहीं लिया जाता है, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। सांसद प्रतिनिधि सूरज महातो, जामुमो नेता घुनू हांसदा, विनोद साव, अर्जुन सिंह, राम भजन लायक, बजरंगी मिश्रा और पवन मिश्रा आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। दामोदर नदी में नहाने के दौरान डूबने से 3 की मौत। रामगढ़ सिरका कहुआ बेड़ा गांव में बड़ा हादसा हो गया। दामोदर नदी में नहाते समय 3 बच्चियों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना रविवार की है, जब बच्चियां नदी में नहाने गई थीं। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचे। स्थानीय प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी है। वहीं मृतकों के परिवारों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। घटना से ग्रामीणों में शोक की लहर है। वहीं ग्रामीणों ने सुरक्षा के इंतजाम करने की मांग प्रशासन से की है। नगर परिषद वार्ड नंबर 17 के कहुआ बेड़ा में रविवार सुबह 11 बजे दामोदर नदी में नहाते समय एक ही परिवार की 3 बच्चियों की डूबने से मौत हो गई। मृतकों में 15 वर्षीय छाया कुमारी, 10 वर्षीय सिमरन कुमारी और 8 वर्षीय संध्या कुमारी शामिल हैं। बताया गया कि तीनों बच्चियां नदी में नहा रही थीं। तभी एक बच्ची भंवर में डूबने लगी। इसके बाद उसे बचाने के प्रयास में 2 अन्य बच्चियां भी डूब गईं। लगभग 1 घंटे बाद गांव वालों को इस घटना की जानकारी मिली और उन्होंने बच्चियों को नदी से निकाला। रामगढ़ थाना प्रभारी को घटना की सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा तैयार किया, लेकिन परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। लिखित आवेदन के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम नहीं कराया। पंचायत वेब सीरीज का सीन दिखा नामकुम अंचल में। जांच करने पहुंचे एसडीओ उत्कर्ष। शायद ही कोई होगा जिसने पंचायत वेब सीरीज नहीं देखी हो। इसमें पंचायत सचिव ज्वाइन करने पहुंचते हैं तो कार्यालय में ताला लटकता रहता है, जिसे तोड़ने का बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन टूटता नहीं है। ठीक ऐसा ही एक सीन राजधानी रांची के नामकुम अंचल में देखने को मिला है, जहां ज्वाइन करने पहुंचे सीओ अधिकारी राम प्रवेश राम अपने कर्मचारियों से ताला तोड़वाते हुए देखे गए। फिर क्या था, किसी ने वीडियो बनाई और सोशल मीडिया में डाल दी। देखते देखते वीडियो वायरल हो गया। रांची में लोगों के बीच यह वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए रांची के डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने इसकी जांच करने के आदेश दे दिए। एसडीओ को 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। ऐसे में सदर एसडीओ उत्कर्ष कुमार रविवार को मामले की जांच करने नामकुम अंचल कार्यालय पहुंच गए। उनके साथ जिला प्रशासन की टीम भी मौजूद थी। दरअसल भू राजस्व विभाग ने शुक्रवार देर रात 91 अंचल अधिकारियों का तबादला किया था, जिसमें राम प्रवेश कुमार को नामकुम का सीओ नियुक्त किया गया। शनिवार को जब वह नामकुम पहुंचे तो कार्यालय में ताला लगा हुआ था। ताला तोड़कर उन्होंने प्रभार ग्रहण किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो के वायरल होने पर रांची डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने मामले का संज्ञान लिया और जांच के निर्देश दिए। एसडीओ को 24 घंटे के अंदर मामले में संलिप्त अधिकारियों और कर्मियों की पहचान कर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया गया है। कैशबैक का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 7 साइबर अपराधी गिरफ्तार। देवघर में फोन पे का उपयोग करने वाले लोगों को कैशबैक का झांसा देकर साइबर ठगी करने वाले एक शातिर गिरोह का देवघर
पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने 7 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 11 मोबाइल और 16 सिम बरामद हुए हैं। ये ठग कस्टमर केयर का अधिकारी बनकर लोगों को फोन करते थे और कैशबैक का झांसा देकर उनसे बैंक संबंधी डिटेल्स हासिल करते थे। इसके बाद उनके खाते से सारे रुपए निकाल लेते थे। पुलिस बरामद मोबाइल और सिम का डिटेल्स खंगाल रही है ताकि पूरे नेटवर्क का पता चला सके। ये हुए गिरफ्तार साइबर अपराधियों में संतोष शर्मा, गिद्दौर, जमुई, मनोज यादव, पालोजोरी, आसिर अंसारी, सारठ, संदीप दास, चित्रा, छोटू अंसारी, प्रेमनाथ दास, विकास महारा, तीनों करों और एक किशोर शामिल है। घोरपरास और सिकटिया जंगल से हुई गिरफ्तारी। साइबर थाने की पुलिस को सूचना मिली थी कि घोरपरास और सिकटिया जंगल में साइबर अपराधियों का जुटान हो रहा है और वहां से लोगों से ठगी की जा रही है। इस सूचना पर पुलिस ने छापेमारी कर सभी को गिरफ्तार किया। अपराधियों के पास मिले 4 सिम फर्जी आईडी पर लिए गए हैं। उधर पुलिस ने सोना रायठाड़ी में भी छापेमारी कर 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। रात में मछली मारने गए युवक की सुबह मिली लाश। पहले भी यहीं हो चुकी हैं 3 मौत। देवघर जिले के करौं थाना क्षेत्र के बुढ़वाटांड गांव में मछली मारने गए एक युवक की लाश डैम के पास से बरामद हुई है। मृतक अरुण दास 28 वर्ष बुढ़वाटांड का रहने वाला था। ग्रामीणों के मुताबिक जिस स्थान पर अरुण की लाश मिली है वहां हाल के कुछ वर्षों में 3 मौतें भी हो चुकी हैं। अरुण की यह चौथी मौत है, जिससे ग्रामीण डरे सहमे हुए हैं। कैसे हुई मौत? तफ्तीश में जुटी पुलिस बताया गया कि सुबह शौच के लिए गए ग्रामीणों ने युवक की लाश देखकर गांव में सूचना दी। इसके बाद ग्रामीण जुट गए। डिंडाकोली पंचायत के मुखिया रविदास को सूचना दी गई। उन्होंने करौं थानेदार अमर कुमार को जानकारी दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। फिलहाल अरुण की मौत कैसे हुई, इसका पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या कहते हैं परिजन? परिजनों ने बताया कि लगातार बारिश होने से अरुण जाल लेकर रात में ही मछली मारने बहियार गया था, लेकिन सुबह तक वह घर नहीं लौटा तो उसकी खोजबीन शुरू की गई। तब पता चला कि डैम के पास उसकी लाश मिली है। मृतक अपने पीछे पत्नी, 3 बच्चा समेत भरा पूरा परिवार छोड़ गया है। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ई हॉस्पिटल सर्विस से जुड़ा सदर, मरीज करेंगे सेल्फ रजिस्ट्रेशन, लाइन लगने का झंझट खत्म। राजधानी का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल सदर हॉस्पिटल सुपर स्पेशियलिटी अब ई हॉस्पिटल सर्विस से जुड़ गया है। इससे मरीजों की पूरी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी। वहीं क्यूआर कोड स्कैन कर मरीज खुद से रजिस्ट्रेशन भी करा सकेंगे। इससे मरीजों को लाइन में लगने का झंझट खत्म हो जाएगा। वहीं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाकर पर्ची का प्रिंट ले सकते हैं। बता दें कि सदर में इसके लिए जगह जगह पर क्यूआर कोड लगाए गए हैं, जिससे कि मरीजों को रजिस्ट्रेशन करने में कोई परेशानी न हो। सेल्फ रजिस्ट्रेशन में ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा भी मिल रही है। ऐसे में कैश लेकर चलने का भी झंझट नहीं रहेगा। बता दें कि रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सदर में 10 रुपए चार्ज तय है। ऐसे में मरीजों को खुदरा पैसे नहीं होने की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सदर हॉस्पिटल में नए नए विभाग खुल रहे हैं। वहीं सबसे ज्यादा केस प्रेगनेंसी के आते हैं। डिलीवरी के लिए भी सदर में काफी संख्या में महिलाएं आती हैं। इन सबको देखते हुए ही प्रबंधन ने सेल्फ रजिस्ट्रेशन सिस्टम की शुरुआत की है। इससे मरीजों का रिकॉर्ड भी ऑनलाइन रहेगा। वहीं सदर आने पर उन्हें बार बार रजिस्ट्रेशन का भी झंझट नहीं होगा। एक बार रजिस्ट्रेशन कराने के बाद केवल उन्हें संबंधित विभाग की जानकारी डालनी होगी। इसके बाद वे नई पर्ची का प्रिंट लेकर डॉक्टर को दिखा सकते हैं। जमशेदपुर पुलिस की सूचना पर ऋणपास के कैदी वार्ड में पहली बार रेड। कुख्यात प्रकाश के वार्ड से 2 मोबाइल शराब की बोतल जब्त। ऋणपास में पहली बार होगा जब पुलिस की सूचना पर रेड हुई है। यह सूचना जमशेदपुर एसएसपी किशोर कौशल ने रांची उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा को दी, जिसके बाद एसडीओ उत्कर्ष कुमार के नेतृत्व में जमशेदपुर डीएसपी भोला सिंह की टीम ने कुख्यात प्रकाश मिश्रा के वार्ड में रेड की। पुलिस रेड की सूचना के बाद कैदी वार्ड में खलबली मच गई। इस दौरान जमशेदपुर पुलिस ने प्रकाश मिश्रा के वार्ड से 2 मोबाइल जब्त किया है। इस कार्रवाई के बाद
एसडीओ ने पूरे कैदी वार्ड की जांच की और सुरक्षा में तैनात जवानों को डांट फटकार लगाते हुए सख्ती से ड्यूटी करने को बोला है। पुलिस ने जब्त सामानों को लेकर कांके थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। बिरसा मुंडा जेल से इलाज के नाम पर आया था ऋण पास। कुख्यात प्रकाश मिश्रा बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से इलाज के नाम पर ऋण पास आया था। जेल के डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए ऋण पास भेजा था, लेकिन कुख्यात प्रकाश ऋण पास में खुशहाल जिंदगी बिताते हुए कारोबारी को मोबाइल से धमकी दे रहा था। लेकिन रविवार की सुबह हुई रेड के बाद पूरे मामले का खुलासा हो गया। इससे पूर्व जमशेदपुर पुलिस ने कुख्यात प्रकाश मिश्रा को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। घाघीडीह जेल में रहने के बावजूद कारोबारी को मोबाइल से धमकी दिया करता था, जिसके बाद प्रकाश मिश्रा को घाघीडीह जेल से बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा भेजा गया था। सुबह सुबह हुई रेड में कुख्यात प्रकाश के वार्ड से 2 स्मार्टफोन, 2 चार्जर, छोटी कैंची, शराब की बोतल, फोन बुक, आधार संबंधी कागजात बरामद किए गए हैं। जमशेदपुर एसएसपी किशोर कौशल ने रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा को सजायाफ्ता और ऋण पास के बंदी वार्ड में इलाजरत कैदी प्रकाश मिश्रा के कमरे की तलाशी का अनुरोध किया था। कैदी के खिलाफ टेल्को और बिरसानगर थाना में आर्म्स एक्ट सहित अन्य आपराधिक मामले दर्ज हैं। प्रकाश मिश्रा पर संगठित गिरोह तैयार कर जमशेदपुर एवं अगल बगल के क्षेत्र में आए दिन संदिग्ध मोबाइल नंबर से कई व्यापारियों को व्हाट्सएप एवं इंटरनेट कॉल कर रंगदारी मांगने एवं रंगदारी नहीं देने पर जानलेवा हमला करवाने, जान से मारने की धमकी देने आदि का आरोप है। झारखंड में यहां सेल कर्मियों ने जुलूस निकालकर आंदोलन की दी चेतावनी, जाने क्या है मांगे। बोकारो स्टील प्लांट के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर विशाल मशाल जुलूस निकाला, जिसमें उन्होंने प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रकट किया। इस प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा बोनस की मांग थी। कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि यदि इस बार बोनस प्रॉफिट के फार्मूले पर नहीं दिया गया तो उन्हें आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उनका कहना है कि सेल कारखाने में एनजीसीएस के नेताओं की बातों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आंदोलन की चेतावनी। सेल कर्मियों ने एकजुट होकर यह संदेश दिया कि यदि बोनस में बदलाव नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन होगा। उन्होंने कहा कि उनकी मेहनत के परिणाम स्वरूप कंपनी को करोड़ों का मुनाफा हुआ है, फिर भी प्रबंधन अपनी मनमानी कर रहा है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि उन्हें वांछित बोनस की राशि नहीं मिली तो इसका जिम्मेदार सेल प्रबंधन होगा। उन्होंने अपनी एकता और संगठित संघर्ष का परिचय देते हुए प्रबंधन के खिलाफ ठोस कार्रवाई की तैयारी की। इलेक्शन से पहले कलेक्शन में जुटी सरकार, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने झारखंड सरकार को घेरा। जेएसएससी की सीजीएल परीक्षा को लेकर रक्षा राज्य मंत्री सहरांची के सांसद संजय सेठ ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है। परीक्षा में हुई गड़बड़ी पर केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि सरकार ने 2 दिन तक इंटरनेट बंद करके सिर्फ राज्य के लोगों को परेशान करने का काम किया है। इस परीक्षा में जो कदाचार होना था वह कदाचार हो चुका था। इंटरनेट बंदी के नाम पर जनता का आई वॉश किया गया है। यह सरकार परीक्षा के नाम पर इलेक्शन से पूर्व कलेक्शन की तैयारी में लगी हुई है। युवाओं को 5 साल से नौकरी का इंतजार। रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि झारखंड के लाखों युवा 5 वर्षों से इस इंतजार में हैं कि राज्य सरकार नौकरी देगी, लेकिन यह सरकार नौकरी नहीं दे रही है। नौकरी मांगने वाले युवाओं पर लाठियां चलवा रही हैं, उनका दमन कर रही है। जेएसएससी की परीक्षा में पूर्व में गड़बड़ी हो चुकी थी। सरकार ने इस बार जो परीक्षा कराई उसमें भी व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। अभ्यर्थी इस पर सवाल उठा रहे हैं, पर सरकार जांच के नाम पर खानापूर्ति कर रही है। रक्षा राज्य मंत्री ने यह भी दावा किया है कि पूर्व की परीक्षाओं से जुड़े कई सवाल इस परीक्षा में भी दोहराए गए थे। ये कहीं ना कहीं कदाचार का ही हिस्सा है। इंटरनेट बंद करके उस कदाचार को फैलने से रोकने का प्रयास किया गया है। आज भी युवा सड़कों पर है। जेएसएससी के पास युवा न्याय मांगने नहीं जाए, इसके लिए तानाशाही करके निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। प्रतिदिन दर्जनों युवाओं का फोन आता है कि इस तरह की गड़बड़ी हुई है। राज्य सरकार में यदि तनिक भी नैतिकता है तो इन युवाओं की बात सुन ले।
मुख्यमंत्री खुद पहल करें और जो युवा गड़बड़ी की बात कह रहे हैं उन युवाओं को बैठाएं और मामले पर संज्ञान लें। इसके साथ ही दोषियों पर कार्रवाई भी सुनिश्चित करें। उन्होंने उत्पाद सिपाही की दौड़ में भी हुई गड़बड़ी और लापरवाही के कारण 17 युवाओं की मौत पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार के लिए हो सकता है इन युवाओं के जान की कीमत कुछ नहीं हो, लेकिन ये युवा अपने परिवार के भविष्य थे। कई घरों के चिराग बुझ गए। सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए कि किन परिस्थितियों में ऐसी घटनाएं हुई हैं। लीपापोती और बरगलाने का काम अब सरकार को बंद करना चाहिए। उत्पाद सिपाही के नाम पर जिस तरह से युवाओं को दौड़ाया गया है वह अमानवीय है। सिर्फ पैसे देने से किसी के परिवार का बेटा, किसी का पति, किसी का भाई लौट नहीं सकता है। इसलिए सरकार दोषियों पर कार्रवाई सुनिश्चित करे। राज्य की जनता इस विधानसभा चुनाव में सरकार को जवाब देने के लिए तैयार है। रिम्स में शुरू हुआ 2 दिवसीय मैक्सिलोफेशियल सर्जरी कॉन्फ्रेंस। एक्सपर्ट्स ने दिए टिप्स। रांची में रिम्स में 2 दिवसीय ओरल एवं मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स का अधिवेशन शुरू हुआ, जिसमें बिहार, झारखंड और अन्य राज्यों के विशेषज्ञ शामिल हुए। उद्घाटन में रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने कहा कि मैक्सिलोफेशियल सर्जन ट्रॉमा, ऑनऑर्थोगोनैटिक सर्जरी, कैंसर और क्लेफ्ट लिप जैसी सर्जरी में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट टीएमजे के बीमारियों और उपचारों पर चर्चा की गई। विशेषज्ञों ने नॉन सर्जिकल चिकित्सा विधियों और नई तकनीकों के उपयोग पर अपने विचार साझा किए। अगले सत्र में टीएमजे की आर्थ्रोस्कोपी और ट्रॉमा के विषय पर चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर ऋचा अंगीक और डॉक्टर स्वाति शर्मा ने किया, जिसमें डेंटल और मेडिकल कॉलेज के छात्र भी शामिल हुए। उपायुक्त विजया जाधव ने रविवार को कोऑपरेटिव मोड़ स्थित मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गंदगी, खराब भोजन गुणवत्ता और पंजी अद्यतन न होने की गंभीर खामियां सामने आईं। केंद्र में मात्र 100 ग्राम दाल और 1 किलो आलू मिला, जबकि औसतन 70 से 100 लोग भोजन कर रहे थे। उपायुक्त ने केंद्र को तत्काल बंद करने का निर्देश दिया और संचालन कर रही समूह के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया। इससे पहले नया मोड़ स्थित केंद्र में भी पंजी में गड़बड़ी पाई गई। उपायुक्त ने खाद्यान्न आवंटन की जरूरत का आकलन करने का भी निर्देश दिया। 2 वर्षीय बच्ची को सांप ने डंसा, झाड़ फूंक के चक्कर में चली गई जान। देवघर सारवां प्रखंड के बाराटांड गांव में रविवार को 2 वर्षीय बच्ची शिवानी कुमारी को सोने के दौरान क्रैत सांप ने डंस लिया। इससे वह बेहोश हो गई। परिजन बच्ची को अस्पताल ले जाने के बदले ओझा गुणी के पास झाड़ फूंक कराने ले गए, जहां बच्ची की हालत बिगड़ गई। कई घंटों बाद बच्ची को शाम में इलाज के लिए देवघर सदर अस्पताल लाया गया, जहां बच्ची को मृत घोषित कर दिया गया। डॉक्टर के मुताबिक अस्पताल पहुंचने से पहले ही बच्ची ने दम तोड़ दिया। बच्ची के पिता संतु कुमार ने बताया कि घर में शिवानी सो रही थी, तभी उसे करैत सांप ने डंसा। हम लोगों को लगाकर झाड़ फूंक से बच्ची ठीक हो जाएगी। स्वास्थ्य विभाग जिलावासियों से अपील कर रहा है कि सांप के डंसने के बाद मरीज को सीधे डॉक्टर के पास ले जाए। सभी सीएचसी, पीएचसी और सदर अस्पताल में एंटी वेनम दवा उपलब्ध है। ओझा गुणी से झाड़ फूंक और झोला छाप डॉक्टर से इलाज न करवाएं। पूजा अर्चना के दौरान बाबा मंदिर में मध्य प्रदेश के श्रद्धालु की मौत। देवघर बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के दौरान रविवार को मध्य प्रदेश के श्रद्धालु की मौत हो गई। मृतक अनिल पांडेय मध्य प्रदेश के गोहलपुर का रहने वाले थे। वे अपने परिजनों के साथ बाबा धाम आए थे। मृतक के भाई अजय पांडेय ने बताया कि पूजा अर्चना के दौरान उनके भाई मंदिर प्रांगण में अचानक गिर गए। आनन फानन में उन्हें इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए उन्हें सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। सदर अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने अनिल पांडेय को मृत घोषित कर दिया। हार्ट अटैक से मौत होने की संभावना जताई जा रही है। घटना से परिजनों का बुरा हाल है। परिजनों ने लाश को मध्य प्रदेश ले जाने के लिए डीसी से सरकारी एम्बुलेंस उपलब्ध कराने की मांग की। निर्वाचन से जुड़े पदाधिकारियों के 2 दिवसीय प्रशिक्षण का समापन। मुख्य निर्वाचन
पदाधिकारी के रवि कुमार के निर्देशानुसार राज्य के सभी 81 विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन से जुड़े पदाधिकारियों का बैचवार 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 26 सितंबर से आयोजित प्रशिक्षण सह रिवीजन कार्यक्रम का 29 सितंबर को समापन किया गया। इस सत्र में प्रशिक्षण प्रकोष्ठ के नोडल, एसएलएमटी, डीएलएमटी और उप निर्वाचन पदाधिकारी को राष्ट्रीय स्तर एवं जिला स्तरीय प्रशिक्षकों द्वारा निर्वाचन संबंधित विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण सत्र में पदाधिकारियों को बताया गया कि का एकमात्र उद्देश्य है कि निर्वाचन प्रक्रिया सहज बनाते हुए स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान कराया जा सके। प्रशिक्षण सत्र में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन से जुड़ी प्रत्येक प्रक्रिया के लिए तैयार उचित मापदंड एवं दिशा निर्देशों पर बिंदुवार पीपीटी के माध्यम से जानकारी दी गई। साथ ही इन पीपीटी की सॉफ्ट कॉपी पेन ड्राइव के माध्यम से सभी पदाधिकारियों को उपलब्ध कराई गई। इस कार्यक्रम में पदाधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग के अद्यतन दिशा निर्देशों का अनुपालन ही सुगम्य मतदान कराने के लिए एकमात्र मूल मंत्र दिया गया। पदाधिकारियों को आयोग से जारी दिशा निर्देशों का अध्ययन करने एवं निर्वाचन प्रक्रिया में उनका अनुपालन करने के प्रति सजग किया गया। प्रशिक्षण सत्र में प्रशिक्षकों द्वारा मतदान दलों के कर्तव्य और जिम्मेदारियां, मतदान दलों के लिए ईवीएम, वीवीपैट, मतदाता मतदान समय प्रबंधन, मतदान दिवस पर वेबकास्टिंग, बीएलओ के मतदान की पूर्व संध्या और मतदान दिवस के कर्तव्य, वॉलंटियर के कर्तव्य, माइक्रो ऑब्जर्वर की भूमिका और जिम्मेदारियां, सेक्टर अधिकारी के मतदान की पूर्व संध्या पर जिम्मेदारियां, सेक्टर अधिकारी का मतदान दिवस पर जिम्मेदारियां, सेक्टर अधिकारी द्वारा गलतियां, रूटियां और आईटी अनुप्रयोग, पोस्टल बैलेट, एफएसटी के कर्तव्य और जिम्मेदारियां, एसएसटी, वीएसटी, वीवीटी और एटी के कर्तव्य एवं जिम्मेदारियां, ईवीएम सह सामग्री प्राप्ति केंद्र अधिकारी और कर्मचारियों के कर्तव्य, नियंत्रण कक्ष और मतदान दिवस निगरानी प्रणाली, ऐप, फॉर्म भरना, सील करना और पैकिंग करना जैसे विभिन्न विषयों पर पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के मार्गदर्शन में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा, राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षक गीता चौबे, महेंद्र कुमार, देवदास दत्ता, मृत्युंजय कुमार एवं सुनील कुमार सिंह, वहीं जिला स्तरीय प्रशिक्षक सुदीप सहाय, अश्विनी कुमार तिवारी ने पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया। बीजेपी का नाम है भ्रष्ट जनों की पार्टी, सुप्रियो भट्टाचार्य, जेएमएम प्रवक्ता। सुप्रियो भट्टाचार्य ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर तीखे हमले किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की खबर पर उन्होंने कहा कि कल का दिन महत्वपूर्ण रहा। कल न्यायालय ने बीजेपी पर सर्जिकल स्ट्राइक की और यह सर्जिकल स्ट्राइक बीजेपी के असली चेहरे को उजागर करने वाला है। कहा कि विभिन्न छापों के माध्यम से तत्कालीन और वर्तमान वित्त मंत्री कॉरपोरेट घरानों से किस प्रकार पैसे का दोहन करती थीं और यह पैसा बीजेपी के अकाउंट में ट्रांसफर होता था, इसकी जांच होनी ही चाहिए। सुप्रियो ने कहा कि झारखंड में चुनाव आने वाला है। 15 दिन में प्रधानमंत्री दोबारा झारखंड आ रहे हैं। एक साथ 4 मुख्यमंत्री आ जा रहे हैं। कौन कब आ रहा है पता नहीं चल रहा है। कोई नुक्कड़ सभा कर रहा है तो कोई अनाउंसमेंट कर रहा है। इस तरह से चीजें आगे बढ़ रही हैं। कहा कि हरियाणा में भी चुनाव है, लेकिन वहां बीजेपी के इतने नेता नहीं जा रहे हैं। महाराष्ट्र कोई नहीं जा रहा है। यहां आकर बीजेपी बस घुसपैठ कह रही है। कहा कि बीजेपी के लोग यहां पर इतना घुसपैठ कर रहे हैं कि अब बीजेपी के लोगों को यहां पर रोक लगानी पड़ेगी। जनता तो इन पर विधानसभा चुनाव में नवंबर-दिसंबर में रोक लगा देगी। कहा कि जिस वित्त मंत्री के खिलाफ नामजद एफआईआर हो और वह 24 घंटा से वित्त मंत्री बनी रहे, ऐसी पार्टी के लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं। बीजेपी का नाम है भ्रष्ट जनों की पार्टी। जेएमएम नेता ने आगे कहा कि अपना अपना राज्य छोड़कर कौन कौन मुख्यमंत्री यहां आ रहे हैं पता नहीं चल रहा है। कहा कि झारखंड में बीजेपी के लोग मैनिफेस्टो कई फेज में जारी करेंगे। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। सुप्रियो ने सवाल किया कि ऐसी कौन सी सियासी पार्टी है जो 3 बार में घोषणा पत्र जारी करती है।
कहा कि जो जनसैलाब झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ चला है, इसे देखकर ये लोग डर रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। सुप्रियो ने कहा, निर्मला सीतारमण जिस परिवार से आती हैं, वह परिवार कहता है कि एक महिला को वित्त मंत्री बनाकर डराया जा रहा है। बीजेपी का सारा खेल एक्सपोज हो चुका है। अब जल्द से जल्द प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अध्यक्ष को भी बर्खास्त कर देना चाहिए। जनता बीजेपी को साफ करने पर विचार कर रही है। जनता पूरे देश से बीजेपी को साफ कर देगी। जम्मू कश्मीर और हरियाणा का रिजल्ट आएगा तो बीजेपी कहीं पर भी दहाई की संख्या का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाएगी। कोल्हान में मैया सम्मान यात्रा के बाद कल्पना और दीपिका ने चाय बनाकर लोगों को पिलाई। कहा, हम किचन और रण दोनों संभालते हैं। कोल्हान के मनोहरपुर में मैया सम्मान यात्रा के समापन समारोह में कल्पना सोरेन ने सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने हेमंत सरकार की उपलब्धि बताने के साथ ही विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला। कार्यक्रम के समापन के बाद कल्पना सोरेन और मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने चाय बनाकर वहां मौजूद लोगों को पिलाई। कल्पना ने चाय बनाने का वीडियो सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हम किचन भी संभालती हैं, हम रण भी संभालती हैं। इससे पहले कल्पना ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना लेकर आए हैं। आज हम लोग अपनी परंपरा, भाषा, पहचान बनाने के लिए लड़ रहे हैं। हम निरंतर लड़ाई लड़ रहे हैं हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए। लेकिन देख लीजिए कैसे केंद्र में लोग बैठे हैं। दूसरी पार्टी में भी आदिवासी नेता है, दूसरी पार्टी में भी हो नेता है, लेकिन हमारी आवाज बढ़ाने के लिए, हमारी भाषा को पहचान देने वाले वहां अपनी बात नहीं रखती। सारंडा का जंगल, किरीबुरू का जंगल आदिवासियों की पहचान है। हम पैसे से संपन्न नहीं हैं, हम संपन्न हैं अपनी संस्कृति से, हम संपन्न हैं अपनी परंपरा और भाषा से, लेकिन हमको उसकी जगह भी नहीं मिलती। अगर केंद्र सरकार को आदिवासियों की इतनी चिंता है तो वो जो शहद, मरुआ, अनाज उगाते हैं उसका सही मूल्य दे। यहां के हरी भरी वादियों को उजाड़ने का काम कौन कर रहा है? छत्तीसगढ़ में हंसदेव के जंगल को काट दिया गया, काटकर उसे बर्बाद किया गया। प्रकृति अगर हम पर प्रहार करती है तो ऐसे ही लोगों के मानसिकता के साथ प्रहार करती है। जो जंगल नहीं रहने देना चाहते वो प्रकृति से लेते हैं, लेकिन बदले में कुछ देना नहीं चाहते हैं। आज इस मंच से जो लड़ाई हम पहले भी लड़ते आए हैं वो आगे भी निरंतर लड़ते रहेंगे। हमारे जल, जंगल, जमीन, हमारी पहचान ये लोग छीनने का प्रयास कर रहे हैं। कल्पना सोरेन ने आगे कहा कि यहां जितने भी लोग हैं उन्हें लड़ने के लिए तैयार रहना है, क्योंकि आपके हेमंत दादा वो अकेले लड़ रहा है और उसमें आप लोगों का उन्हें साथ चाहिए। यहां से संकल्प लेकर जाना है कि ये लड़ाई चाहे जितनी भी लंबी हो, लड़नी है। इस बार नारी शक्ति का असली स्वरूप देखने का समय आ गया है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बहुत सारे लोग आजकल आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उसका दर हमारी योजना के दर से ज्यादा होगा, वो भटकाने का प्रयास करेंगे। भटकना नहीं है, यही है बहरूपिये। आज 2 किस्त जा चुकी हैं, चेहरों पर खुशियां आ चुकी है। अगर बीजेपी को हमारी आधी आबादी की इतनी चिंता होती तो जो 5 साल की सरकार की बात वो कहते हैं उसमें आप आधी आबादी के बारे में कैसे भूल गए? आप भूल गए हैं तो अब झारखंड की महिलाएं तैयार हैं उस लड़ाई के लिए जो हेमंत सोरेन और गठबंधन की सरकार ने निरंतर लड़ रही है। बस आप बहरूपियों से बचकर रहिएगा, इनके चेहरे, इनकी बातों में मत फंसिएगा। आपने आत्मविश्वास और स्वाभिमान पर विश्वास रखिएगा। सेल रांची यूनिट्स के 10 कर्मचारी रविवार को केदारताल पर्वतारोहण के लिए रवाना हुए। इस पर्वतारोहण अभियान की ऊंचाई लगभग 4,754 मीटर यानी 15,598 फीट है, जो शारीरिक और मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण है। केदारताल ट्रैक अपनी चुनौतीपूर्ण पत्थरीली चढ़ाइयों और जंगली इलाके के लिए जाना जाता है। मौके पर सेल रांची यूनिट्स के मुख्य महाप्रबंधक मानव संसाधन एसजे जाचक ने ध्वजांकन किया और पर्वतारोहियों को उनकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह यात्रा साहस, प्रतिबद्धता और टीमवर्क का प्रतीक है और सेल के कर्मचारियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगी। झारखंड चुनाव क्विज 2024 की ऑनलाइन परीक्षा फिर 2 अक्टूबर को होगी। झारखंड राज्य के लिए चुनाव क्विज 2024 की ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा 29 सितंबर को किया गया था। यह परीक्षा पंजीकृत प्रतिभागियों के लिए सुबह 9 से 10:30 बजे के मध्य लॉगिन के साथ शुरू होनी थी, लेकिन कुछ तकनीकी खामियों के कारण कई प्रतिभागियों को लॉगिन में कठिनाइयां आईं, जिस कारण वे अपनी परीक्षा पूरी नहीं कर पाए। हालांकि बाद में तकनीकी कमी को दूर कर लिया गया, लेकिन तब तक कई प्रतिभागी अपनी परीक्षा पूरी करने से वंचित रह गए। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने चुनाव क्विज 2024 की ऑनलाइन परीक्षा का पुनः आयोजन 2 अक्टूबर को कराने का निर्णय लिया है, ताकि सभी प्रतिभागियों को समान अवसर प्राप्त हो सके। पूर्ण होने वाली इस परीक्षा के लिए लॉगिन 2 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से 11 बजे के मध्य किया जा सकेगा। लॉगिन के उपरांत परीक्षा पूरी करने के लिए 1 घंटे का समय दिया जाएगा। पंजीकृत प्रतिभागी यह परीक्षा लैपटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर या मोबाइल किसी भी माध्यम से दे सकते हैं। परीक्षा का परिणाम उसी दिन शाम 7 बजे क्विज वेबसाइट https://indiaelectionsquiz.com पर अपलोड कर दिया जाएगा। धनबाद के एरोड्रम ग्राउंड में सोमवार को स्किल कॉन्क्लेव सीएम हेमंत लेंगे हिस्सा। धनबाद जिले के बलियापुर स्थित एरोड्रम ग्राउंड में सोमवार को जॉब ऑफर लेटर सह रोजगार प्रोत्साहन अव परिवहन भत्ता वितरण समारोह स्किल कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहेंगे। समारोह में स्टॉल्स के माध्यम से संबंधित विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं और जिला प्रशासन व चुनिंदा औद्योगिक संस्थानों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। साथ ही विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं और कार्यों के निष्पादन में बेहतर प्रदर्शन करने वाली सहयोगी संस्थाओं को सम्मानित किया जाएगा।